नमस्कार साथियों, टेली गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। एक बार काफ़ी दिनों के बाद में अपन वापस मिले हैं। काफ़ी दिनों के बाद में कुछ अंतराल रह गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में आप जानते हो, प्रकाश का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश हमें किससे प्राप्त होता है? प्रकाश का जो मुख्य स्रोत प्रकृति में है वो सूर्य है। ठीक है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। इसके अलावा अपने घर में भी प्रकाश के बहुत से स्रोत हैं। अपना बल्ब जलता है, टॉर्च होती है, लालटेन होती है, मोमबत्ती होती है, दीपक होता है। ये सब प्रकाश के स्रोत है। देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी होता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। रात को आप एक बंद कमरे में जाओगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही उस कमरे के अंदर आप प्रकाश का कोई स्रोत है उसको चालू करोगे तो स्वतः ही आपको उसके अंदर वस्तु दिखाई देने लग जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के अंदर, आंख के अंदर बनता है तो वो प्रकाश के कारण ही बनता है। प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में, आंख के अंदर जाती है और वो हमारे नेत्र का एक भाग होता है जिसको अपन रेटिना कहते हैं। उस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? तो प्रकाश के गुणों में प्रकाश का एक परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का पारगमन होता है। और इससे भी, इसके अलावा भी प्रकाश के और गुण होते हैं। ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है, लेकिन ये थोड़े से क्या है, बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे ध्रुवण, विवर्तन वगैरह। आपके स्तर के, अपन आज कक्षा 8 का अध्याय प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो आपके स्तर से ही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपके स्तर में कितना है, आपके लेवल में कितना है, आपकी सिलेबस में कितना है, उस हिसाब से ही मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मुख्य रूप से आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के साथ में अपवर्तन और पारगमन की भी मैं परिभाषा आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रकाश के परावर्तन की। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना। अर्थात अपन ऐसे बोलें कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में से होकर आती है, तब आगे किसी सतह पर टकरा कर वो प्रकाश की किरण अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। मान लो प्रकाश की किरण हवा में से आई, माध्यम हवा का है, और वो जाकर प्रकाश की किरण आगे, मान लो दर्पण कांच है या आगे जल का माध्यम है, तो उस माध्यम पर जब टकराती है तब प्रकाश का जो वेग है वो वेग कम हो जाता है या वेग बढ़ जाता है। इसके कारण प्रकाश की किरण की जो दिशा होती है वो बदल जाती है। उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और तीसरा पारगमन होता है। पारगमन का मतलब होता है प्रकाश की किरण का किसी सतह के आर पार निकल जाना, उसको पारगमन बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा और भी गुण हैं, वो अभी आपको अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। अब अपन मुख्य रूप से बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो सबसे पहले मैं प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखता हूं। प्रकाश का परावर्तन, तो इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में से गुजरती हुई
किसी सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए इसकी परिभाषा होती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में से गुजरती हुई किसी सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, सूर्य की जो किरण है वो अपने इस वातावरण में, वायुमंडल में आपतित होती है। उसके सामने आप कोई दर्पण रखोगे, मिरर, कांच वो रखोगे, तो प्रकाश की किरण उस मिरर से टकरा कर वापस लौटती है। और वो आपको कब पता चलता है? वो लौटती हुई किरण के सामने अगर कोई सतह आ जाती है, पर्दा आ जाता है, दीवार आ जाती है, तब उस प्रकाश की किरण का लौटते हुए आगे आपको प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये बात होगी। अब प्रकाश का परावर्तन का अपन छोटा सा एक उदाहरण लेके देखते हैं, चित्र के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये दर्पण है। अब इस कांच के ऊपर एक 90 डिग्री का अपन काल्पनिक रेखा मानते हैं। इसको कहते हैं अभिलंब। काल्पनिक, एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको अभिलंब कहते हैं। अब मान लो ये प्रकाश का स्रोत है अपना, कोई बैटरी है। इस बैटरी से प्रकाश की एक किरण, वैसे आमतौर पर किसी एक किरण को प्राप्त करना मुश्किल होता है, बल्कि आपने देखा होगा आपके घर के अंदर छत के अंदर छोटा सा कोई छिद्र होता है, तो उस छिद्र में से एक छोटी सी किरण आती हुई आपने देखी होगी, और आपने उसके अंदर ऐसे हाथ डाल के ऐसे देखा भी होगा, ट्राई किया होगा कि मैं प्रकाश को रोक रहा हूं, ये यहां आ गया, ऐसे घर के अंदर छत में से आती हुई देखी होगी। तो इस तरीके से अगर इस टॉर्च के आगे एक गत्ता रख दें और इसके अंदर एक छोटा सा छेद कर दें, तो आपको प्रकाश की एक किरण प्राप्त हो जाएगी। और वो प्रकाश की एक किरण यहां से होती हुई, इस छिद्र से होती हुई सीधी मान लो यहां पर आपतित होती है। तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। अब ये प्रकाश की किरण, ये सामने आपके दर्पण है, इस दर्पण पर टकराएगी तो टकराने के पश्चात वापस ये इस दिशा में लौट जाएगी टकराकर। तो जो आती हुई किरण है इसका नाम हमने आपतित किरण दिया। तो इसी तरीके से वापस लौटती हुई किरण को अपन परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण हो गई है, ये हो गई परावर्तित किरण। तो देखिए यहां पर एक परावर्तन का नियम बनता है। ये जो बीच में जो काल्पनिक रेखा है इसको हम अभिलंब कह रहे हैं। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं कोण आई या आपतन कोण। आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण दूसरा ये बन रहा है, इस कोण को कहते हैं कोण आर
या परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन का जो नियम है वो ये कहता है, परावर्तन का जो नियम है वो कहता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, परावर्तन का नियम। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का मान हमेशा बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R, ये अपना एक परावर्तन का नियम होता है। देखिए इस नियम का मतलब सीधा सा यही है कि बीच में जो अभिलंब है इसके साथ में जो आपतन कोण, आपतित किरण ने जो कोण बनाया है उसका मान और परावर्तित किरण का जो कोण है, ये परावर्तन कोण, इन दोनों का मान सदैव बराबर होता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर इसके साथ में इस आपतित किरण ने 60 डिग्री का कोण बनाया आते हुए, जब प्रकाश की किरण आ रही है तब मान लो इसके बीच में 60 डिग्री का कोण बनाया, तो ये प्रकाश की किरण टकरा कर भी 60 डिग्री पर ही लौटेगी, यानी कि अभिलंब के साथ में जब ये लौटेगी तब 60 डिग्री के कोण पर ही लौटेगी। समझ में आ रही ना बात आपको? और मान लो इसने आते हुए किरण ने 45 डिग्री का कोण बनाया है, आपतन कोण का मान 45 है, तो जब ये परावर्तित होकर लौटेगी तो वो 45 डिग्री पर ही आप परावर्तित होगी, वापस लौटते वक्त भी 45 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो ये परावर्तन का नियम हो गया, पहला नियम। दूसरा परावर्तन का एक और नियम है, देखिए ये तो मैंने इस पे बोर्ड पे बनाया है, चित्र बनाया है। यदि वास्तव में आप एक मान लो इमेजिन एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने एक दर्पण रख दिया, वास्तविक समझते हैं अपन इस बात को, टेबल के ऊपर आपने एक दर्पण रख दिया, कांच रख दिया, फिर उसके नीचे एक कागज रख के उस कागज के ऊपर आपने एक अभिलंब खींच दिया पेंसिल से अभिलंब खींच दिया, और फिर आपने इस तरफ से एक बैटरी से एक प्रकाश की किरण उस दर्पण पर आपतित की। तो मान लो उस टेबल से जो प्रकाश की किरण है वो मान लो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई से उस दर्पण पर आपतित हो रही है। आई बात समझ में? तो परावर्तित किरण भी उस टेबल से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ही वापस लौटेगी। मेरे कहने का मतलब अगर ऐसा नहीं है कि भाई 5 सेंटीमीटर ऊंचाई उस टेबल से वो प्रकाश की किरण आ रही है 5 सेंटीमीटर ऊंची है, तो परावर्तन के पश्चात ऐसा नहीं वो ऊपर चली जाएगी कि नीचे चली जाएगी कि मतलब उसकी तल से दूरी है वो बराबर रहेगी। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना बात को? जो प्रकाश की किरण आ रही है वो जितने अंतराल में आ रही है वो वापस भी मतलब उस तल से उतनी ही ऊंचाई पर लौटेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। आई बात समझ में? तो परावर्तन का जो दूसरा नियम बनता है वो ये होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि टेबल के ऊपर आपने एक कांच रखा है और साइड से कोई आप प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो वो जितनी मतलब क्षितिज से जितनी ऊंची होगी, क्षितिज का मतलब जमीन मान लो या टेबल का तल मान लो,
टेबल के तल से जितनी ऊंचाई पर वो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तित किरण भी टेबल के तल से उतनी ही ऊंचाई पर परावर्तित होगी। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर उस साइड से टेबल के तल से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई से अगर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो ऐसा नहीं कि परावर्तन के पश्चात वो ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वापस जैसे आई वैसी की वैसी सीधी उसी उतनी ही अंतराल में क्षितिज से या टेबल के तल से उतनी ही ऊंचाई पर परावर्तित होगी। तीनों एक ही तल में होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होंगे। ये परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। समझ में आ गई बात आपको? अब इस परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या होता है, अपन जो दर्पण होते हैं ना, दर्पण कांच, उस दर्पण के द्वारा अपना जो चेहरा दिखता है अपन को, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। अपनी आंख में प्रतिबिंब बनता है, वो भी प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपने दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन का भी बहुत ही उपयोग है, उनके कई अनुप्रयोग है, ठीक है ना, वो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। इसके अलावा आपने देखा होगा, आप कहीं मंदिर में गए होंगे या फिर ये मान लो आप नाई की दुकान पे गए होंगे। नाई की दुकान पे गए हो तो नाई की दुकान पे आपने देखा होगा, जो फ्रंट में आपके सामने एक दर्पण होता है जिसके अंदर आपका चेहरा दिखता है, और एक दर्पण आपके पीछे लगा हुआ होता है, आपके पीछे की कटिंग देखने के लिए कैसी हुई, अच्छी हुई कि नहीं हुई। एक आगे और एक पीछे होता है, तो उसमें आप देखोगे तो आगे वाले दर्पण में पीछे वाला, आपका जो पीछे का पोर्शन है ना, वो पीछे वाले दर्पण में दिखेगा, और पीछे वाले दर्पण का फोटो आगे वाले में दिखेगा, और आगे वाले का पीछे वाले में दिखेगा। इस तरीके से आपके बहुत सारे चेहरे उसके अंदर दिखेंगे। ये प्रकाश का बार बार परावर्तन की घटना है। और एक होता है बहुमूर्तिदर्शी, जिसमें एक ही प्रतिबिंब को बार बार दिखाया जाता है। जैसे आप कभी गए हो अपने आसपास किसी मंदिर में, तो मंदिर में आगे पीछे बहुत सारे दर्पण लगे हुए होते हैं, तो एक ही मूर्ति, बहुत सारे प्रतिबिंब उस मूर्ति के बनते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फोटो दिखते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद।